जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोट्स पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान आपको मिलने वाले हैं प्यारे साथियों, जो सिंगल लाइन यानी वन लाइनर के फॉर्म में होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि एनसीईआरटी बेस्ड है और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन ही इसमें शामिल किए गए हैं। ये सब चीज़ें इसकी खास बात है। और आपको बता दें इसमें क्या क्या हम पहले से ही कंप्लीट करा चुके हैं। विविध सामान्य ज्ञान, शिक्षा, लोक संस्कृति, और उसके साथ हम जो है भारत और विश्व का इतिहास पहले से ही कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम इस सेशन में क्या शामिल करने वाले हैं, तो आज जो है भारत के अर्थव्यवस्था को डिस्कस करने वाले। प्यारे साथियों, बने रहें। आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाला, बहुत ही मज़ेदार। और आपको पता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, दावा करते हैं सभी में समान रूप से उपयोगी होने वाला, क्योंकि ये विभिन्न में परीक्षाओं में पूछे गए मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन ही इसमें शामिल किए गए। ये बुक आप देखेंगे। अभी मैं आपको पूरा सेशन दिखाऊंगा, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा। पूरा सेशन देख लीजिए, एक एक करके चैप्टर वाइज सब दिया गया। देखिए, पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ बेसिक पॉइंट, फिर राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय आय के मानक कौन कौन से, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कौन सा है, ब्रिटिशकालीन भूमि बंदोबस्त के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में, योजना आयोग के बारे में, नीति आयोग हो गया, भारत में नियोजन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। फिर उसके बाद सब देख लीजिए एक एक करके। भारत में निर्धारणता कैसी है, पंचवर्षीय योजनाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब यानी टॉपिक वाइज दिया गया है। देखिए, नई आर्थिक नीति जो 1991 में आया था, बेरोजगारी के बारे में, गरीबी उन्मूलन संबंधित योजनाएं कौन कौन सी चली थी, योजनाओं क्वेश्चन अक्सर आते रहते। भारत की प्रमुख योजनाएं जो हैं वो सब भी हैं इसमें। मनरेगा के बारे में, पशुपालन के बारे में, फसल है, फसलों का वर्गीकरण है। उसके बाद सब देखिए कि कृषि संबंधित विविध चीज़ें दी गई हैं और कृषि विभिन्न क्रांतियाँ भी हैं। एक एक चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए, पूरा आप जो है आपके लिए वास्तव में सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, लॉ, उद्योग, सब कुछ इसमें वन लाइनर के फॉर्म में इम्पोर्टेंट देखिए सब कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल की गई हैं इसमें। तो प्यारे साथियों, बने रहें। ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है। तो चलते हैं, आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, बने रहें। देखिए, अयोध्या विवाद की बात, अर्थव्यवस्था में आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताओगे एडम स्मिथ को माना जाता है। और यही इनके पुस्तक का नाम पूछा जाए क्या है, तो इनके पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें जो है इन्होंने अर्थव्यवस्था की चर्चा किया था। अब बात करते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब? 1867 से 68 में, जिनके तहत भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है अनुमानित आय कितना 20 रुपये प्रति व्यक्ति लगाया गया था। और वहीं पर बात करें, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था। धन का निष्कासन सिद्धांत दिया का प्रतिपादन किया। और वहीं पर इसे अनिष्ट की संज्ञा दिया गया था। अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा किसमें दिया गया, तो आप बताओगे इसी में। अब बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय भारत की कुल अर्थव्यवस्था कितनी थी? 49 यानी 4,931 करोड़ थी जब स्वतंत्र हुआ था। और वहीं पर बात है प्रति व्यक्ति कितना आया था, यहाँ पर 274 रुपये उस समय प्रति व्यक्ति आया था। अब बात करते हैं अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के बारे में। जॉन सुलिवन ने कहा था कि हमारी प्रणाली ऐसे काम करती है कि गंगा के किनारे मिलने वाली अच्छी वस्तुएं ले जाती है और फिर टेम्स के किनारे क्या करती है, निचोड़ देती। इन्होंने स्पंज की भांति तुलना करता है। स्पंज होता है कि एक जगह जहाँ जाता है अच्छी चीज़ें ले जाता है और फिर वहाँ पर सब कुछ उठा ले जाता है और फिर दूसरे जगह जाते हैं वहाँ पर छोड़ देता है। यह स्पंज की भांति अंग्रेजों को स्पंज से तुलना किया था जॉन सुलिवन ने। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जान लेते हैं प्यारे साथियों। भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? मिश्रित अर्थव्यवस्था मीन्स होता है पब्लिक तथा प्राइवेट दोनों यहाँ पर साथ करती है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व, ये इसका मतलब हुआ। तो आप बताएंगे कौन सी व्यवस्था मिक्स या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना तो निर्यात ना ही आयात हो। उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था होती है। अब वही पूंजी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद के बारे में बात करते हैं। पूंजी यदि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, इसमें उत्पादन के साधनों पर बाजार या निजी का अधिकार होता है, उसे बाजार मूल्य प्रणाली भी कहा जाता है। इसे मार्केट इकोनॉमी की भी कहा जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका ने इस प्रणाली को अपनाया था। सर्वप्रथम किसने बताया, आप बताओगे? अमेरिका ने। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं समाज का अधिकार होता है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है।
अब बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था की, बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। खुली अर्थव्यवस्था में समुचित रूप से आयात तथा निर्यात होता है। समुचित रूप से क्या होता है आप बताओगे? अरे आयात तथा निर्यात होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं प्यारे साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है क्योंकि उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। विकासशील देशों में तीसरी दुनिया के देश, विकासशील जो देश हैं इनको तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है, जो भी विकासशील है। और भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार की? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जिनके तहत जो है सार्वजनिक और निजी दोनों का सहअस्तित्व पाया था। जबकि अभी आपने देखा है फोर्थ वर्ल्ड देश के अंतर्गत देश वह आते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ओपेक द्वारा पेट्रोल रेट वृद्धि करने पर प्रभावित होती है, वो फोर्थ वर्ल्ड स्टेट कहलाते हैं। यानी कि पेट्रोल का दाम बढ़ाया तो उनके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ जाता है। ओपेक कंट्रियाँ क्या करती हैं? पेट्रोलियम का व्यापार मुख्यतः करती हैं। विकसित देशों का फर्स्ट वर्ल्ड की संज्ञा दी गई है। विकसित वर्ल्ड को किसे कहा गया है? तो आप बताओ, फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है जो विकसित कंट्री हैं। अब बात करते हैं ISO 900 मानक गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ISO 14000 नामक पर्यावरण गुणवत्ता के लिए जाता है। देखिए मानक गुणवत्ता ISO 9000, जबकि कहा जाए पर्यावरण गुणवत्ता के लिए जो है ISO 14000 जो है प्रबंधन के लिए दिया जाता है। अब वहीं पर बात करते हैं ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन के लिए, जबकि ISO जो है 31000 जो है जोखिम प्रबंधन के लिए जो है ये दिया जाता है। आपने देखा ISO पर प्रमाणित करने के लिए ये टैग आपको मिल जाएगा ISO 3100 या ISO 3100 दिया गया, मतलब जोखिम का प्रबंधन आपने सही से कर लिया गया है। ISO 5001 मतलब आपने ऊर्जा का प्रबंधन सही से किया है। अब बात करते हैं KM पडिक्कर ने बंगाल में 1765 से 72 ईस्वी में काल को डाकू राज्य की उपमा दिया था। यानी अंग्रेजों के काल को क्या कहा गया? डाकू का काल कहा। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे? मार्टिन बर्ड को कहा गया था। भूमिकर उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था को का प्रवर्तक किसे? मार्टिन बर्ड को कहा गया था। प्यारे साथियों बने रहें, और भी चीज़ें आपको मिलेंगी एक एक करके। वैसे मैंने पूरा सेशन दिखा दिया है कि कैसा है, तो आप चाहे थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, लंबी वीडियो हो तो, लेकिन 2 से 3 बार जरूर देखें। एक बार देखने से आपको चीज़ें याद नहीं होती, नहीं तो कहते कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बना रखो। एक बार पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। क्या? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश का एक वर्ष के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। राष्ट्रीय आय मूल्य व स्थिर कीमतों पर जारी की जाती है। किसी देश की आर्थिक विकास का सही सूचक जो होता है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय होती है, जिसे आधार वर्ष के मूल्यों पर मापते हैं। बात करते हैं चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। तो चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? मॉनेटरी इनकम कहा जाता है, मौद्रिक आय भी कहा जाता है। इस दर पर प्रचलित बाजारों को दर निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय की ज्ञात करने के लिए उत्पादन पद्धति व आय पद्धति, कौन कौन सी पद्धति प्रयोग किया जाता है? उत्पादन तथा आय पद्धति दोनों का प्रयोग किया जाता है तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए। यानी सकल घरेलू उत्पादन GDP किस देश के भीतर एक वर्ष में निवासी या गैर निवासी द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य के बराबर होता है, उसी को क्या कहा जाता है? GDP या कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू के बाद हम राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे। यक्स में से GDP प्लस एक्स माइनस एन। यक्स क्या होता है? तो देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित, देशवासी जो गए हैं विदेश में अर्जित किए हैं, और यम क्या है? विदेशियों द्वारा देश में अर्जित, दोनों का अंतर निकाल के GDP में जोड़ देते हैं, यही क्या कहलाता है? GNP, राष्ट्र कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? NNP। NNP में क्या होता है? GNP में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP में से क्या करते हैं? ह्रास को घटा देते हैं। जैसे आप कोई कंपनी है तो उस पर मशीनरी का भी ह्रास होता है, मशीनरी भी कुछ खराब है, उसको ह्रास को घटा देते हैं, तो हमारा क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट या कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अब वहीं पर बात करते हैं साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। NNP माइनस प्रत्यक्ष कर और
प्रत्यक्ष कर को घटा के और सब्सिडी को जोड़ देते हैं, ये क्या कहलाता है? साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। ये इन चीज़ों को आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको बार बार ध्यान देना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय, ये सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट जरूर। मैं जूम इन कर दे रहा हूँ कि आपको चीज़ें आसान हो जाएं, नहीं तो भूल जाएंगे इनमें कि कौन सा जीएनपी, कौन सा एनएनपी, कौन सा जीडीपी। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, यानी सीएसओ करता है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार जो है 11-12 है। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय आय किस पे 2011-12 के आधार पे मापा जाता है। अब बात करते हैं इसमें भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे? पीसी महालनोबिस, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। वहीं पर बात करते हैं 1931 में BKR राव ने भारत का राष्ट्रीय आय की गणना की और उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 44 रुपये बताया था। 1931 में कितना बताया BKR ने? 44 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था। राव ने प्रथम बार उत्पादन तथा आय विधि का प्रयोग किया था। प्रथम बार अब उत्पादन या आय विधि का प्रयोग किसने किया? तो बताओ, BKR राव जी ने किया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। भारत में जीडीपी का सर्वाधिक योगदान किस देश, किस राज्य का है? तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है महाराष्ट्र का है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय के मापक कौन कौन से हैं। किसी देश का राष्ट्रीय समृद्धि तथा इकोनॉमिक ग्रोथ का उपयुक्त मापक जो है प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है कितना आर्थिक समृद्धि होता है, कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। कुल राष्ट्रीय आय से किसी देश की जितना आय हुआ पूरे देश का और उस टोटल जनसंख्या को डिवाइड किया जाता है, तो पता चल जाता है प्रति व्यक्ति आय कितनी है। सकल राष्ट्रीय खुशहाल सूचकांक का प्रयोग जीडीपी की जगह भूटान ने किया था। जीडीपी की जगह कहा जाए, भूटान ने किस शब्द का प्रयोग किया? राष्ट्रीय सकल खुशहाली सूचकांक का प्रयोग किया था। हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यह स्वाधीनता के प्रथम दशक में भारत का आर्थिक वृद्धि 3.5% प्रति वर्ष रही, जिसे प्रो राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया था। बने रहे प्यारे साथियों। अब बात करते हैं क्रय शक्ति क्षमता, यानी ट्रिपल P क्या बात करते हैं? क्रय क्षमता विधि ट्रिपल P का प्रयोग देशों में रहन सहन का स्तर निर्धारण करने के लिए IMF ने 1993 में किया था, लेकिन वर्तमान में विश्व बैंक जो है के भीतर मुद्रा क्रय शक्ति का निर्धारण के लिए कौन मुद्रा क्रय शक्ति निर्धारण करता है? तो बताओगे, प्रेजेंट टाइम में विश्व बैंक करता है, पहले IMF करता था। अब बात करते हैं ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त के बारे में बात कर लेते हैं, यानी भूमि बंदोबस्त की बात हो रही है। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कृषि क्षेत्र के कुछ भूमि बंदोबस्त के, जिसका नाम था जमींदारी, रैयतवाड़ी व महालवाड़ी, 3 नामों से जानता है। एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता था जमींदारी। अब जमींदारी की बात की गई है। जमींदारी में को स्थायी या जागीरदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। इसका आपको तो जिसको 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने इसको जो है लागू किया था, जो देश के लगभग 19% भूभाग पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर लागू था, जिसके तहत किसान द्वारा वसूल किए गए लगान का 10/11 भाग जो है सरकारी कोष में और 1/11 भाग जो है जमींदार के पास होता था। यानी कि ये 10 कुंटल लाते हैं तो 11 कुंटल लाते हैं तो 1 कुंटल जो है जमींदार लेता था और 10 कुंटल अंग्रेज के पास भेजा जाता था। यही क्या था, और जमींदारी व्यवस्था हुआ करता था। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी क्या था। रैयतवाड़ी के तहत जो है यह कृषक का अधिकार होता है, के तहत भूमि पर कृषक का अधिकार होता था। इसमें टॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था, जो देश के 51% भूमि पर क्या लागू था? आप बताओगे। 51% भूमि पर जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था होता है। रैयत मतलब किसान ही होता है, किसान ही इसका मालिक होता है। मद्रास, मुंबई और असम में जो है यह लागू था। 3 यहाँ पर नाम याद करना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कौन सा लागू था? जमींदारी। जबकि बात करते हैं या जागीरदारी, उसी रैयतवाड़ी कहाँ? मद्रास, मुंबई और असम में ये चीज़ें लागू थी। अब बात करते हैं ये कितने 51% भूमि पर लागू था। अब बात करते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी जो है के तहत भूमि पर ग्राम समुदाय का अधिकार होता था, जो 1852 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। या देश के 30
प्रतिशत भाग पर जो पंजाब, उत्तरी प्रांत और मध्य प्रांत पे लागू होता। अब बात करते हैं इसमें मानव सूचकांक के बारे में। मानव सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं। मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी में यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया था, जिसका श्रेय पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने उनके सहायक अमृत सेन को कहा जाता है। उनके दो लोग मिलकर कौन कौन से, महबूब उल हक तथा उनके सहायक अमृत सेन जो भारतीय थे, उन्हीं का योगदान है किसका बनाने में, तो आप बताओगे मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं। मानव विकास सूचकांक जो है 1/3 भाग जीवन प्रत्याशा, शिक्षा व क्रय शक्ति, इन सबको जोड़कर 1/3 भाग निकालते हैं, तो ये मानव विकास सूचकांक 1/3 करते हैं, क्योंकि 3 चीज़ें इसमें बात की गई हैं। इसी के माध्यम से क्या निकाला जाता है, बताओगे मानव सूचकांक निकाला जाता है। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक ज्ञात करने के लिए 3 आधार रखे गए हैं। इसका सूचकांक हमेशा 0 से 1 के बीच ही होता है। कितना सूचकांक, कितना 0 से 1 के बीच होता है। ये चीज़ें 1995 में लैंगिक विकास सूचकांक तथा लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक जोड़े गए और 1997 में पहली बार जो है मानव निर्धनता जो है सूचकांक भी इसमें जोड़ा गया था। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। सन 2010 में जो है यूएनडीपी ने 3 नए बहुआयामी मापों को प्रस्तुत किया। लिंग विषमता सूचकांक जीजीआई, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई और विषमता संयोजित एचडीआई, ये 3 चीज़ें इसको जो है ऐड किए गए थे इसमें। भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश है। भारत में सूचकांक कितना 6.9 है। वहीं पर बात करते हैं भारत में प्रथम विकास सूचकांक जो है कब निकाला, रिपोर्ट 2011 में जारी किया, जिसका शीर्षक था सामाजिक समावेशन की ओर। शीर्षक क्या था इसका, पहली बार जो जारी किया गया तो आप बताओगे सामाजिक की ओर। मानव विकास सूचकांक के अनुसार देश का मानव विकास सूचकांक जो है का पॉइंट कितना था, 0.467 था, जिसमें प्रथम स्थान जो है केरल और अंतिम स्थान जो है छत्तीसगढ़ को मिला था, जो पहली बार जारी किया था। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट जो है मध्य प्रदेश ने 1995 में जारी किया था। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक किसने, आप बताओगे, मध्य प्रदेश ने जारी किया था। अब बात करते हैं सीएसओ के बारे में बात करते हैं। बने रहे प्यारे साथियों, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बात करते हैं, या इंग्लिश में कहें सेंट्रल स्टैटिक सर्कल ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। जबकि औद्योगिक सांख्यिकी का शाखा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में स्थित है। जबकि बात करें सीएसओ की वार्षिक प्रकाशन जो है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से होता है। सीएसओ राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था के 3 भागों में कार्य करता है। कौन सा, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय भागों बांट के वहीं पर बात करते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये कैसे ज्ञात करता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में बांट कर जो है ज्ञात करता है। प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत कृषि, पशुपालन व वानिकी व मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक, यानी जितना जमीन से जुड़े चीज़ हैं, किसानी खेती से जुड़ी चीज़ें हैं, या पशुपालन से रिलेटेड या खनन से रिलेटेड चीज़ें हैं, या प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप बताओगे प्राथमिक क्षेत्र से हैं। प्राथमिक क्षेत्र में 1950 ईस्वी में जो है 55% का योगदान था, जो वर्तमान में कितना 2018-2019 से घटकर 14% रह गया था। पहले 1950 में देखिए 55% था, लेकिन आज जो है प्राथमिक क्षेत्र का 14% ही लगभग जो है इसका जो है योगदान है प्रेजेंट टाइम में। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, उद्योग आदि आते हैं द्वितीय क्षेत्र में, यानी कि जितना विनिर्माण आता है, फैक्ट्री यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर भी इसे को कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है आपको बताते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं इसे। परिवहन, संचार, व्यापार, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग सेवा, ये सब किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में इसका लगभग 55% जो है योगदान किसका है, तो आप बताओगे तृतीय क्षेत्र का है। अब एनएसओ के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन 1950 में एनएनएस के रूप में हुआ था। जनवरी 1971 में इसका नाम एनएसओ कर गया था। इसके प्रमुख महानिदेशक होता है, इसका प्रमुख क्या होता था, महानिदेशक होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना जो है सुरेंद्र तेंदुलकर ने किया था। अब हम बात करते हैं योजना आयोग, उसके बाद नीति आयोग के बारे में भी बात करेंगे। देखिए बात करते हैं योजना आयोग के गैर संवैधानिक, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है,
जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी की समिति की सिफारिश पर की गई थी। अब वहीं पर आधार पर मंत्रिमंडल एक प्रस्ताव द्वारा की हुई। योजना आयोग का कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजना बनाना। इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के स्तर पर जो है का दर्जा प्राप्त होता है। और वहीं पर योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता है और मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने का कार्य कौन करता है? तो बताओगे योजना आयोग ही करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष पहले कौन होते? गुलजारी लाल नंदा होते, जबकि अंतिम कौन हुए? तो मोंटेक सिंह आलूवालिया अंतिम हुए। प्रथम कौन हुए? गुलजारी लाल नंदा हुए। उपाध्यक्ष की बात हो रही है। अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग जो है सरकार का सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। इसे धन आवंटित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, धन देने की शक्ति इसके पास नहीं है। नीति आयोग पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? अरविंद पड़गरिया हुए, जबकि वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार प्रेजेंट टाइम में है। नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन सा? CEO हुए सिंधु श्री खुल्लर हुए, जबकि वहीं पर बात करें दूसरे तो कौन है? अमिताभ कांत हुए। इसके पदेन सदस्य जो है वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री व कृषि मंत्री व राज्य मुख्यमंत्री होते हैं। इसके सदस्य जो होते हैं। हमने जो है नीति आयोग देखा, योजना आयोग भी देखा। अब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा जो वीडियो में करने वाले हैं। पंचवर्षीय योजनाएं और सब चीज़ें, इसमें बहुत ढेर सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में होगी। आपको दिखा दें, एक बार फिर से देख लीजिए आप। और वीडियो यदि आपके पास समय नहीं है तो वीडियो रोक के इसको पढ़ भी सकते हैं। प्यारे साथियों, इसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है, तो वीडियो ध्यानपूर्वक वॉच करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।